तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास की। तो विद्यार्थियों, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 देशों के क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सभ्यता। और ये सभ्यता लंबाई में कम है और चौड़ाई में अधिक है। लंबाई में कम है और चौड़ाई में अधिक है। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता की हम बात करते हैं तो विश्व में बहुत सारी अनेक सभ्यताएं हुई है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और अनेक ऐसी सभ्यता हैं जो मतलब उस समय हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थी, मतलब जैसे ये सभ्यता थी तो जब ये थी तो इस समय और भी सभ्यता थी। वो कौन सी थी? तो वो एक मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये सभ्यताएं इसके समकालीन थी, मतलब ये थी और ये भी थी। ये दोनों सभ्यता है इसके समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो ये सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के जो व्यापार हैं वो मिस्र की सभ्यता से भी होते थे। इसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ से? लोथल से। जो लोथल बंदरगाह है उससे हमें जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता है, इसकी जो मतलब व्यापार है वो अन्य सभ्यताओं से, मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था। लोथल है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। जो ये सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है रहन सहन और खान पान और वेशभूषा, ये अर्थ होता है सभ्यता का। रहन सहन, खान पान और वेशभूषा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो इन दोनों का समकालीन थी। सभ्यता का अर्थ है रहन सहन, खान पान और वेशभूषा। जो रहन सहन का, खान पान का, पहनावे का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया है वो इसकी समकालीन सभ्यता थी। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में थी। और ये लंबाई में कम है और चौड़ाई में अधिक है। ये कहाँ तक, मतलब हम कह सकते हैं ये एक तो जो पश्चिम दिशा है वहाँ पर ये थी पाकिस्तान, सिंध प्रांत, कहाँ तक? सूत का गैंडोर तक ये पश्चिम में थी। कौन सी दिशा में थी? ये पश्चिम में। और भारत में कहें तो भारत में कहाँ थी? नागेश्वर। ये भारत में पश्चिम स्थान है और ये पाकिस्तान में पश्चिम स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसको सिंधु नाम या सिंधु घाटी सभ्यता नाम है वो कैसे दिया गया था? तो वो दिया गया था 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, कौन सा? भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विभाग के जो निर्देशक हैं उन्होंने अपने एक प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कौन सा? वो था लंदन वीकली टाइम। कौन सा? लंदन वीकली टाइम। इस समाचार पत्र में उन्होंने उल्लेख किया किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? निर्देशक जॉन मार्शल। इन्होंने अपने लेख में बताया है कि सिंधु घाटी नामक एक सभ्यता है जो भारत में हमें मिली है। ये निर्देशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। वीडी वागणकर, इन्होंने बताया सिंधु घाटी से नाम इन्होंने दिया, किन्होंने? वीडी वागणकर, विष्णुधर वागणकर। क्या नाम है इनका पूरा? श्री विष्णुधर वागणकर। इन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में अलग से। तो सभ्यता है वो मतलब 4 प्रकार की सभ्यताएं होती है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार हैं। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 4 प्रकार हैं। एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। एक होती है पाषाण युगीन सभ्यता। कौन सी? पाषाण युगीन सभ्यता। एक होती है ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता। और एक होती है लौह युगीन सभ्यता। सभ्यता ये 4 प्रकार की होती है। तो जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये सभ्यता है कौन सी? जो ये सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यह तो था वस्तुओं के आधार पर। ये किसके आधार पर था? वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर। दूसरी हम बात करते हैं तो जो सभ्यता होती है उसको काल के आधार पर हम अगर बात करते हैं, किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल यानी समय के आधार पर। काल के आधार पर। काल के आधार पर समय को, सभ्यताओं को हम गिने तो एक काल होता है जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और एक होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल होता है? ऐतिहासिक काल। इनकी बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को हम कहते हैं कि जो ये काल था प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो मनुष्य है वो मनुष्य न तो लिखना जानता है और ना ही पढ़ना जानता है। अब जो लिखना ही नहीं जानता है, पढ़ना ही नहीं जानता है, तो वास्तव में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो कैसे होगी? पुरातत्व यानी कि जो पुरातत्व पर आधारित जानकारी होगी, जो पत्थरों पर होगी, शिलालेख पर होगी, वो जानकारी होगी, वो कहाँ पर होगी? प्रागैतिहासिक काल में होगी। मतलब मनुष्य है वो पढ़ना नहीं जानता है और लिखना भी नहीं जानता है। पढ़ना लिखना नहीं जानता है मनुष्य। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना लिखना नहीं जानता है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, ये आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य तो पढ़ना भी जानता था, लिखना भी जानता था, पढ़ना जानता था, लिखना जानता था,
लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते, हम उसको नहीं पढ़ सकते। ये तो जो इस काल के जो मनुष्य थे वो तो जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, इसलिए वो लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। लेकिन जो उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि है, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इस काल की भी जानकारी है वो कैसी है, अधूरी है, संपूर्ण जानकारी नहीं है। वो भी जानकारी वो शिलालेख द्वारा हमें मिलती है, और जो उस काल की जो वस्तुएं मिली है उससे हम जानकारी मिलती है कि इस काल में ऐसा होता होगा या ऐसा हो रहा होगा। हम कंप्लीटली नहीं कह सकते। जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, इस काल की अगर हम बात करें तो इस ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना सब कुछ मनुष्य जानता था, लिखना जानता था और पढ़ना भी जानता था। जानता था। तो इसकी जो ऐतिहासिक काल है, इसकी काल की जानकारी में वो साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है, शिलालेख से भी मिलती है, और पुरातात्विक स्रोतों से भी इसकी जानकारी वो मिलती है। किसकी जानकारी? ऐतिहासिक काल की। जो आदि ऐतिहासिक काल है इसकी भी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन साहित्यिक स्रोत में इसकी जानकारी हमें वो नहीं मिलती है। तो ये प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो ये प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा? ये वाला। इसके 3 भाग है, इसके 3 भाग है। जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। और जो दूसरा है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं पूरा नव पाषाण काल। क्या क्या कहते हैं उसे? नव पाषाण काल। ये 3 काल है प्रागैतिहासिक काल के, ये तीनों के तीनों काल है। जो ये पूरा पाषाण काल है इसमें क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ। किसका? आग का। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। जो मध्य पाषाण काल है इसमें औजारों का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? औजारों का। औजारों का आविष्कार हुआ। और क्या हुआ? इस काल में हमें कुत्ते को पालना सीखा मनुष्य ने। किसको? कुत्ते को। और भी ऐसी कोई खोजें हैं वो इस काल में हुई होगी। जो नव पाषाण काल है इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। किसका? पहिए का। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। किसके? प्रागैतिहासिक काल के। अब हम काल के क्रम से हमने देख लिया कि ये काल क्रम है, और ये वस्तुओं के आधार पर सभ्यताओं के प्रकार। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये काल के समय के आधार पर है। वो बता दिया है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें न तो मनुष्य पढ़ना जानता है और न ही लिखना जानता है। तो जानकारी है वो कैसी है? पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित जानकारी है। जो आदि ऐतिहासिक काल है इसमें है वो मनुष्य पढ़ना जानता है, लिखना भी जानता है, लेकिन वो कागज पर नहीं लिख सकता, इसलिए इस काल की वो साहित्यिक जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। जो ऐतिहासिक काल है इस काल में मनुष्य पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो इसकी हमें साहित्यिक जानकारी भी मिलती है, ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जो वंशावलियाँ हैं, जो साहित्य हैं, वो सब कैसे हैं? लिखित में है सभी। तो साहित्यिक जानकारी मिलती है और पुरातात्विक जानकारी भी हमें मिलती है। किस काल की बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल है, इस काल के 3 भाग हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है, इसमें आग का आविष्कार हुआ था, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। और मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में औजारों का आविष्कार हुआ और कुत्ते को पालना सीखा। नव पाषाण काल है, इसमें किसका आविष्कार हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। तो यह काल के आधार पर और ये वस्तुओं के आधार पर। अब हम बात करते हैं C14 पद्धति के बारे में कि ये पद्धति क्या थी। तो हम बात कर रहे थे C14 पद्धति के बारे में। तो ये C14 पद्धति होती क्या है? हम C14 पद्धति से हमें क्या मालूम होता है? तो C का अर्थ होता है दोस्तों कार्बन। क्या होता है? कार्बन। किसका अर्थ होता है? C का। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु है वो कितनी पुरानी है। क्या है? कि वस्तु है वो कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। ये जानकारी किससे मिलती है? C14 पद्धति से। C14 पद्धति की खोज है वो
1949 में हुई। किसने की? विलियर्ड लिब्बी ने। विलियर्ड लिब्बी ने C14 पद्धति की खोज की और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? नोबेल पुरस्कार से। सम्मानित किया गया इनको नोबेल पुरस्कार से C14 पद्धति के लिए। इस पद्धति में 1950 को वर्तमान काल मानकर समय ज्ञात किया जाता है। वर्तमान काल है मानकर समय ज्ञात किया जाता है। किसमें? C14 पद्धति में। जो C का अर्थ था कार्बन, इससे पता चलता है वस्तु कितनी पुरानी है। 1949 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, विलियर्ड लिब्बी ने की थी और नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। और 1950 जो है इसको वर्तमान काल मानकर है वो निर्धारण किया जाता है। कौन सा काल माना जाता है इसको? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अगर हम बात करते हैं इस पद्धति के बारे में तो इसमें बीपी नामक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीपी नामक पद्धति है वो, इसका है वो प्रयोग किया जाता है समय को ज्ञात करने में। समय को ज्ञात करने में बीपी नामक पद्धति है वो, इसका है वो प्रयोग किया जाता है वस्तु के बारे में। अब जैसे हम कोई मान लेते हैं कि आज के समय में जैसे कि वो उत्तर प्रदेश राज्य में सिनोली की सभ्यता मिली है, जो बहुत बड़ी सभ्यता माना जा रहा है, बहुत बड़ी सभ्यता है। तो जो सिनोली की सभ्यता मिली है उस सभ्यता में हम बात करते हैं तो एक रथ मिला है बहुत बड़ा, जिसे कह रहे हैं कि ये शायद तक कर्ण का रथ होगा। तो एक रथ मिला है और अनेक सामग्रियाँ ऐसी मिली है। तो अगर हम उस मान लीजिए कि उस सभ्यता से हमें कोई पत्थर मिला या फिर कोई मोहर मिली। क्या मिली? मोहर। मोहर का अर्थ होता है सिक्का। क्या मिला? सिक्का। अब ये सिक्का आज से कितने साल पुराना होगा हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो इस पद्धति का प्रयोग करेंगे हम। किसकी? C14 पद्धति का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके हम बताएंगे कि ये सिक्का है, जैसे कि ये सिक्का है, ये सिक्का है और इस सिक्के पर ये चिन्ह है, ये बने हुए हैं, ये चिन्ह बने हुए हैं। प्राचीन सिक्के हैं वो ऐसे ही थे, तो ये चिन्ह बने हुए हैं। और इस सिक्के को हमें ज्ञात करना है कितना पुराना है, तो हम इस पद्धति का प्रयोग करेंगे C14 पद्धति का। C14 पद्धति का। अब पता करके हम क्या करेंगे? C14 पद्धति पता करेंगे, क्या करेंगे? हमें ज्ञात करेंगे कि ये कितना पुराना है। तो इससे हमें मान लीजिए कि हमें पता चल गया है कि ये सिक्का है वो आज से समथिंग 5000 ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व का है। तो ये 5000 ईसा पूर्व का है, मतलब हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के 5000 पहले। तो ईसा पूर्व का है। तो ये हमें कैसे पता चला? इस पद्धति से पता चला। किससे? C14 पद्धति से। जब हमें इसके बारे में पता चल गया कि ये इतना पुराना है तो 1950 तक गिनेंगे हम कि 1950 तक ये 5000 साल पहले का है। आज के साल अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि 1950 के बाद कितने साल होते हैं? तो वो होते हैं आपके 70 और 76। तो हम कहेंगे 5076 वर्ष पुराना है। कितना? 5076 वर्ष पुराना है। तो ये है C14 पद्धति। तो इससे हम ज्ञात करेंगे कि जो कोई वस्तु है वो कितनी पुरानी है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो ये उस पद्धति के बारे में आपको बता रहा था कि ये पद्धति है वो क्या है, कैसे काम करती है, किसने इसकी खोज की थी, किसने की थी? विलियर्ड लिब्बी ने की थी, 1949 में की थी। अब हम अलग टॉपिक पर आएंगे और देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मतलब उसका नामकरण कैसे हुआ है, वो कहाँ तक फैली हुई थी। एक बात बताता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 2 प्रमुख नगर हैं, बहुत बड़े बड़े नगर हैं, 2 प्रमुख नगर हैं। वो नगर है आपके, एक नगर का नाम है जिसे हम कहते हैं, कौन सा नगर है वो है आपके हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा।
हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये दोनों हैं वो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर है, महानगर है। इसको हम प्रमुख नगर के रूप में मानते हैं। ये दो बड़े बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे और तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। कल से हम इसको विस्तार से डिटेल से हम और पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि ये कहाँ तक इसका फैलाव है, कौन कौन से उत्तर में क्या है, कहाँ तक केंद्र है, उत्तर का पॉइंट क्या है, दक्षिण का क्या है, पूर्व का क्या है, पश्चिम का क्या है, और इसमें क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें मिली है, वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो दोस्तों अगर सब कुछ जानकारी यहीं पर दे देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वीडियो होगा तो मतलब विद्यार्थी बोर हो जाता है बड़ा वीडियो देखने में। और इतिहास वैसे भी विद्यार्थियों की समस्या रही है कि बहुत बोरिंग विषय है, याद नहीं रहता है। तो शॉर्ट में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नॉलेजेबल वीडियो लगी हो तो, और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले